हेलो क्लास। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट डायग्नोसिस के बारे में, कल्चर। ठीक है, इसके पहले हमने बात किया था कैसे इसको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी से देख सकते हैं, स्किन की बायोप्सी करके हम इसको कर सकते हैं, ब्लड स्मेयर करके इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, असेसमेंट इसका कर सकते हैं। अब नेक्स्ट या फिर स्टेनिंग करके इसको किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कल्चर के बारे में। कल्चर के बारे में जो बोरेलिया है, बोरेलिया का कैसे कल्चर करेंगे। तो कल्चर का मतलब पता ही क्या होता है। बोरेलिया को क्या करेंगे, ग्रो कराएंगे। ग्रो कराने के बाद उसको वहाँ पे माइक्रोस्कोपी करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेबोरेटरी में बोरेलिया को ग्रो कराएंगे। लेकिन मैंने बताया था जो बोरेलिया होता है एक ऐसा है फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म होता है। फास्टिडियस का मतलब होता है ऐसा बैक्टीरिया जिसे क्या ग्रो होने के लिए क्या होना चाहिए, एक स्पेशल न्यूट्रिएंट्स या स्पेशल कंडीशन होनी चाहिए जिसके अंदर वो ग्रो करेगा। तो इसीलिए ये फास्टिडियस बैक्टीरिया है। तो उसको हम क्या करेंगे, जो नॉर्मल न्यूट्रिएंट अगर रहता है या ब्लड अगर रहेगा उसमें हम इसको ग्रो नहीं करा सकते हैं। इसके लिए क्या चाहिए, तो रिच न्यूट्रिएंट होना चाहिए, स्पेशल ग्रोथ फैक्टर होना चाहिए और वहाँ पे कंट्रोल्ड ऑक्सीजन होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही स्लो ग्रो करता है। ठीक, बहुत ही स्लो ग्रो करेगा। इसीलिए यहाँ इसका जो कल्चर करना रहता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अब कौन कौन सा कल्चर मीडिया रहता है जिसके अंदर इसको ग्रो कराया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला कल्चर मीडिया है जिसको बीएसके मीडिया कहते हैं। बीएसके मीडिया का फुल फॉर्म क्या होता है, बार्बर स्टोनर कैली मीडियम। ठीक है, इसके अंदर बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है। ठीक है, मीडियम फॉर बोरेलिया बर्गदोफेरी। तो जो बोरेलिया बर्गदोफेरी होगा उसके कल्चर के लिए सबसे और कह सकते हैं फेमस मीडियम यही रहता है। ठीक है, अब ये होता क्या बीएसके मीडियम, तो इस मीडियम में जो प्रोटीन्स हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, विटामिन, सीरम, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बोरेलिया की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं इसमें। इसके अलावा रिक्वायर्स माइक्रो एरोफिलिक इन्वायरमेंट एट 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। अब इसको कल्चर करते समय क्या करना चाहिए, जो बोरेलिया होगा उसको एक इन्वायरमेंट चाहिए, माइक्रो एरोफिलिक इन्वायरमेंट। माइक्रो एरोफिलिक का मतलब मैंने बताया था जहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ही लो हो, अप्रॉक्स 5 से 10% ही ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए। और टेम्परेचर की बात करें तो कितना, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर इसकी ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, अगर वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी या फिर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वहाँ पे जो बैक्टीरियल ग्रोथ होगी वो इनहिबिट हो जाएगी। बैक्टीरिया वहाँ पे प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, नॉट रूटीनली डन ड्यू टू टाइम कंज्यूमिंग एंड लो यील्ड। तो देखो जो रूटीन लेबोरेटरी डायग्नोसिस होती है उसमें कल्चर मोस्टली नहीं किया जाता है, क्योंकि सबसे पहली बात जो कल्चर करेंगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि बोरेलिया ये बहुत ही स्लो ग्रो करता है। ठीक है, तो इसीलिए जो कल्चर होगा वो सपोर्ट करने के लिए और उसकी जो रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट आने में भी टाइम लगता है और वहाँ पे ग्रो करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। ठीक है, सेकेंड है लो यील्ड। तो लो यील्ड का मतलब होगा कुछ जो सैंपल होगा, सैंपल में बैक्टीरिया कल्चर में वो क्या करेगा, ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे जो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो इसको डायग्नोसिस के लिए वहाँ पे कल्चर करने के बजाय वहाँ पे जो मॉलिक्यूलर टेस्ट रहते हैं या सीरोलॉजिकल टेस्ट रहते हैं उनका मोस्टली यूज किया जाता है, वो ज़्यादा यहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे कि इलाइजा हो गया, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट हो गया, पीसीआर हो गया, या फिर कुछ केसेस में माइक्रोस्कोपी जो मैंने बताया था डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टेस्ट किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, कल्चर, हम कल्चर को अवॉइड करते हैं क्योंकि कल्चर में क्या होगा, वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है। ठीक है, अब जैसे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में क्या रहेगा, वहाँ पे डायरेक्ट लाइव मोटाइल जो स्पायरोकीट्स होंगे उनको हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कल्चर में क्या रहता है, वहाँ पे एक इन्वायरमेंट उनको चाहिए, जो इन्वायरमेंट उसको देना पड़ेगा। अगर वहाँ पे टेम्परेचर मान लिया 30 से 35 डिग्री सेल्सियस इनके लिए इन्वायरमेंट चाहिए, अगर वहाँ पे 37 या 40 डिग्री सेल्सियस हो गया तो इनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी। और माइक्रो एरोफिलिक मतलब वहाँ पे जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 5 to 10% होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो गई तो वहाँ पे ग्रोथ इनहिबिट होगी, अगर इससे कम हो गई तो भी ग्रोथ इनकी इनहिबिट होगी। ठीक है, और पहली बात पहले से ही ये क्या करते हैं, जो इनकी ग्रोथ रहती है बहुत ही स्लो रहती है।
ठीक है। तो इस कारण से जो कल्चर मीडिया होता है उसका यूज ज़्यादा नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत ही रियरली इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट के बारे में। सीरोलॉजी में जब सबसे पहले जैसे सीरोलॉजिकल टेस्ट कौन कौन से होते हैं, तो जैसे मैंने अभी बताया था इलाइजा हो गया, या बहुत सारे टेस्ट रहते हैं जो हम सीरोलॉजिकल टेस्ट में रखते हैं। तो पहली बात सीरोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो इसमें जो पेशेंट रहेगा, पेशेंट के सीरम से ही वहाँ पे जो टेस्ट होता है वो लगता है, ठीक है। क्योंकि जो सीरम होगा पेशेंट का उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं, उसके अगेंस्ट वहाँ पे एंटीबॉडीज़ को फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो उसके अगेंस्ट वहाँ पे एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होगा, और एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट कहाँ रहेंगी, तो वो ब्लड में रहेंगी। तो ब्लड को जो हम कह सकते हैं वहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए निकालते हैं, तो सीरम में वहाँ पे जो ब्लड रहेगा या जो सीरम रहेगा उसके अंदर वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करते हैं हमारी बॉडी बैक्टीरिया के खिलाफ, तो वो एंटीबॉडीज़ वहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे तो इसका यूज कर सकते हैं वहाँ पे सीरोलॉजिकल टेस्ट में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें रिलैप्सिंग फीवर की। तो रिलैप्सिंग फीवर में क्या करेंगे, वहाँ पे बैक्टीरिया जो होगा उसको डायरेक्टली लेबोरेटरी में देखने के लिए इसको, या फिर एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम करेंगे टेस्ट। तो इसके लिए दो कॉमन सबसे टेस्ट रहते हैं। सबसे पहले हो गया इलाइजा, जिसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एस्से, ठीक है। तो ये भी टेस्ट किससे किया जाता है, पेशेंट के सीरम से किया जाता है। अब इसमें सीरम में क्या रहेंगे, बोरेलिया के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हुआ होगा वो उसमें वहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं। अगर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा, अगर प्रेजेंट नहीं है तो आपका टेस्ट नेगेटिव आएगा। इसके अलावा सेकेंड है IFA टेस्ट, इनडायरेक्ट इन्फ्लोरेसेंस एस्से कहते हैं। ये भी टेस्ट किसके लिए, बोरेलिया में, जो बोरेलिया रहेगा, बोरेलिया एंटीजेंस वाली स्लाइड पे वहाँ पे पेशेंट का सीरम डाल करके किया जाता है, ठीक है। अगर वहाँ पे एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी तो एंटीजन के साथ बाइंड कर लेंगी, और फिर वहाँ पे जो फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी होंगी वो डालने पर वहाँ पे माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, वहाँ पे ब्राइट फ्लोरेसेंस अपीयरेंस वहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। इसके अलावा इम्यूनोग्लोबिन M अर्ली एंड इम्यूनोग्लोबिन G लेटर। तो अब इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है, जब भी कभी बॉडी में इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले जो अपीयरेंस होता है किसका होता है, इम्यूनोग्लोबिन M का होता है, IgM जिसको कहते हैं, इम्यूनोग्लोबिन M। तो ये सबसे पहले वहाँ पे क्या करेंगी, एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ठीक है। तो जो ये कब बनती है, जब इन्फेक्शन शुरू होता है, ठीक है। इनिशियल स्टेज में ही वहाँ पे इन्फेक्शन जैसे ही होगा तुरंत ही क्या करेंगी, जो इम्यूनोग्लोबिन M होगी वहाँ पे बनना शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए सबसे पहले जो अपीयरेंस होगा, अगर अर्ली वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में केवल पेशेंट जो है वो IgM पॉजिटिव आएगा, तो वहाँ पे केवल IgM ही प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। जबकि जो इम्यूनोग्लोबिन G होती हैं इनका क्या होता है, लेट अपीयरेंस होता है, कुछ हफ्ते बाद कह सकते हैं, कुछ मंथ के बाद ये वहाँ पे अपीयर होती हैं, बनती हैं, ठीक है। तो ये जो इम्यूनोग्लोबिन G रहेंगी ये लॉन्ग टाइम के तक वहाँ पे ब्लड में प्रेजेंट रहेंगी। इसीलिए अगर इम्यूनोग्लोबिन G पॉजिटिव है तो वहाँ पे ओल्डर इन्फेक्शन या फिर ऑनगोइंग इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसके चांसेस वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेस कॉमनली यूज्ड इन एक्यूट फाइब्रिल एपिसोड्स ड्यू टू एंटीजेनिक वेरिएशन। तो जो रिलैप्सिंग फीवर होगा, रिलैप्सिंग फीवर में सीरोलॉजी उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है, क्योंकि जो बोरेलिया है, बोरेलिया बार बार क्या करता है, अपनी जो सरफेस एंटीजेंस होता है उसको चेंज करता रहता है, इसीलिए कि इसको क्या कहते हैं, ये एंटीजेनिक वेरिएशन शो करता है। तो जब इम्यून सिस्टम एक एंटीजन इसके अगेंस्ट वहाँ पे एंटीबॉडी का फार्मेशन करेगा, तब तक क्या होता है, बैक्टीरिया न्यू एंटीजन का फार्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो जो पहले एंटीजन बना था वो उसके फिर अगेंस्ट जो बना है वहाँ पे वो फिर बेकार है, ठीक है, उसका वहाँ पे कोई यूज नहीं रह जाता है, ठीक है। तो इसी कारण से जो एंटीबॉडीज़ बनने में टाइम लगने के कारण ही वहाँ पे जो अर्ली एक्यूट फीवर होगा उसमें जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो कम वहाँ पे अपीयरेंस होगा, और वहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव रिजल्ट आएगा। लेकिन ये रिजल्ट कैसा रहेगा, फॉल्स रहेगा, ठीक है। इसीलिए जो एक्यूट फेब्रिल अटैक में क्या करेंगे, वहाँ पे ब्लड स्मेयर ज़्यादा यूजफुल होगा, और वहाँ पे ये जो सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है ये इम्पॉर्टेंट नहीं रहता वहाँ पे इतना, ठीक है। तो इसीलिए जो ये रहेगा ब्लड स्मेयर है यही करवाया जाता है, ठीक है, रिलैप्सिंग फीवर में,
तो रिलैक्स ब्लड स्मेयर में क्या होता है, वहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट है लाइमी डिजीज, 2 स्टेप अप्रोच CDC रिकमेंडेड। तो जो लाइमी डिजीज होगी उसके डायग्नोसिस के लिए CDC, जिसको हम सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन कहते हैं, उन्होंने 2 स्टेप टेस्टिंग को रिकमेंड किया है। कौन कौन से 2 टेस्ट के लिए रिकमेंड किया है? तो सबसे पहले इलाइजा, ठीक है, इलाइजा जिसको हम उसके बाद वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, ठीक है, क्योंकि केवल इलाइजा वहाँ पे फॉल्स या फिर पॉजिटिव वो रिजल्ट देगा, लेकिन वो फॉल्स हो सकता है, ठीक है। तो इलाइजा सेंसिटिव स्क्रीन टेस्ट डिटेक्टिंग इम्यूनोग्लोबिन एम एंड इम्यूनोग्लोबिन जी एंटीबॉडीज, ठीक है। तो जो इलाइजा होगा वो सबसे पहले टेस्ट किया जाएगा, ये स्क्रीनिंग टेस्ट इसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर सेंसिटिव है तो सेंसिटिव होने का मतलब होता है कि डिजीज़ वहाँ पे प्रेजेंट है या तो मिस होने की वहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत ही लो रहेगी, ठीक है। तो इलाइजा क्या डिटेक्ट करेगा वहाँ पे IgM और IgG, लेकिन कभी कभी क्या होता है दूसरी डिजीज़ में भी ये क्या होगा वहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए वहाँ पे कन्फर्मेशन ज़रूरी रहता है। तो जो वेस्टर्न ब्लड टेस्ट होता है इसको हम कन्फर्मेटरी टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक बैंड्स फॉर बोरेलिया OSP प्रोटीन्स। तो देखो ये जो इलाइजा टेस्ट रहेगा, अगर वो पॉजिटिव आता है तब हम क्या करेंगे आगे फिर वेस्टर्न ब्लड टेस्ट करेंगे, ठीक है। वेस्टर्न ब्लड टेस्ट क्या होता है, बोरेलिया के लिए स्पेसिफिक वहाँ पे जो प्रोटीन्स रहता है उसको आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। मोस्टली किसमें जो OSP जैसे आउटर सरफेस प्रोटीन्स रहती, बहुत सारी आउटर सरफेस प्रोटीन्स रहती हैं, ABC ये सारी प्रोटीन्स वहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं। अगर इन प्रोटीन्स के स्पेसिफिक बैंड्स वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, वहाँ पे अगर अपीयर हों तो जो डायग्नोसिस होगा उसको हम कन्फर्म मानेंगे, ठीक है। तो इलाइजा करेंगे, इलाइजा केवल स्क्रीनिंग के लिए होता है, वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बताएगा। वेस्टर्न ब्लड टेस्ट क्या होता है, वहाँ पे कन्फर्मेशन देगा कि वहाँ पे डिजीज है कि नहीं है, मतलब बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबिन M पॉजिटिव, रिसेंट इन्फेक्शन लेस देन 4 वीक्स। तो मैंने बताया अगर वहाँ पे पर्सन केवल IgM पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन अभी रिसेंटली हुआ है। टाइमिंग लेस देन 4 वीक्स, 4 वीक्स से अभी कम हुआ है इन्फेक्शन हुए पेशेंट को, ठीक है। तो अर्ली स्टेज में है अभी, तो उसको तब वहाँ पे IgM पॉजिटिव आएगा। IgG पॉजिटिव पास्ट आर ऑनगोइंग इन्फेक्शन मोर देन 4 वीक्स। तो अगर वहाँ पे IgG पॉजिटिव आता है, इम्यूनोग्लोबिन G पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पे जो इन्फेक्शन है वो थोड़ा ओल्ड हो गया है, ऑनगोइंग इन्फेक्शन भी हो सकता है और अभी वहाँ पे बॉडी में प्रेजेंट भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं और टाइम इसका क्या रहेगा, मोर देन 4 वीक्स, ठीक है। 4 वीक से ज़्यादा है तब समझ लो वहाँ पे IgG IgM दोनों, ठीक है। तो अगर IgM पॉजिटिव है तो इनिशियल इन्फेक्शन हुआ है, वे रिसेंटली इन्फेक्शन हुआ है। अगर IgG पॉजिटिव आता है तो समझ लो ओल्ड इन्फेक्शन है या फिर ऑनगोइंग वहाँ पे इन्फेक्शन है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है मालिकुलर मेथड। तो मालिकुलर मेथड्स में मैंने बताया बहुत सारे मालिकुलर मेथड्स के थ्रू भी टेस्ट किया जाता है, जिसमें क्या होता है केवल जो एंटीबॉडीज नहीं होती हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया होगा बैक्टीरिया के DNA को डायरेक्ट वहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया के DNA को डिटेक्ट करके वहाँ पे इसका यूज़ किया जाएगा। अब जो इसमें सबसे पहले बात करते हैं PCR, जिसको कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो PCR में जो बैक्टीरिया का DNA होता है वो उसकी जो DNA की कॉपीज होता है वो बहुत सारे नंबर्स में वहाँ पे इंक्रीज कर देता है, लाखों में उसके लाखों करोड़ों में उसकी कॉपीज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो अब उसको जो बढ़ा करके फिर जो कॉपीज बहुत सारी बन जाएंगी उसके बाद उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर सैंपल लिया गया है, सैंपल में अगर थोड़ी सी भी वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं तो उनके DNA भी हो सकते हैं, तो उनके DNA को निकाल करके उनको डिटेक्ट करके इस टेस्ट को किया जाता है। तो ये सबसे पावरफुल टेस्ट माना जाता है PCR, ठीक है। डिटेक्ट्स बोरेलिया DNA इन ब्लड, CSF, साइनोवियल फ्लूइड, आर टिश्यूज। तो जो PCR करते हैं वो कई बहुत सारे सैंपल्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा सैंपल लिए। ब्लड ले सकते हैं, ब्लड से वहाँ पे रिलैक्सिंग फीवर जो रहता है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। CSF लेंगे उससे न्यूरोबोरेलियोसिस की वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। साइनोवियल फ्लूइड लेंगे, इससे लाइमी आर्थराइटिस की अगर कंडीशन डेवलप हुई है तो उसको हम डिटेक्ट कर सकेंगे,
टिश्यू बायोप्सी करवा करके जो डिफरेंट सारे बहुत सारे डिफ़िकल्टीज केस रहते हैं उनमें हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हाईली सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक, तो ये बहुत ही कह सकते हैं अगर वहाँ पे नंबर बैक्टीरिया का कम है तो उसको भी वहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे नेगेटिव होने के चांसेस या फॉल्स कह सकते हैं वहाँ पे चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, हाईली स्पेसिफिक, ये बहुत ही हाईली स्पेसिफिक रहता है, क्योंकि अगर पीसीआर पॉजिटिव है तो ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि वहाँ पे जो बोरेलिया है, बोरेलिया बैक्टीरिया वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉजिटिव होता है, फॉल्स पॉजिटिव बहुत ही कम होता है। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव है और वहाँ पे डिजीज नहीं है, इसके चांसेस वहाँ पे बहुत ही लो रहते हैं। स्पेसिफिकली यूजफुल इन अर्ली आर ए टाइपिकल केसेस वेयर सीरोलॉजी इज नेगेटिव। तो अर्ली इन्फेक्शन में क्या होगा, वहाँ पर जो एंटीबॉडीज होंगे, एंटीबॉडीज अभी बनना शुरू हुई हैं तो बनने में वहाँ पे टाइम लगता है, इसीलिए एलाइजा वहाँ पे नेगेटिव होगा, लेकिन वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। ठीक है, लेकिन अगर पीसीआर होगा, पीसीआर करेंगे तो बैक्टीरिया का जो डीएनए होगा उसको डिटेक्ट करेगा, इसीलिए अगर इनिशियल इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन में भी वहाँ पे पीसीआर को डिटेक्ट यूज करके वहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मान लिया वहाँ पे बैक्टीरिया बॉडी में इंटर कर गया है, इंटर करने के बाद अगर हम इलाइजा करें तो इलाइजा तो नेगेटिव आएगा लेकिन पीसीआर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस फॉर न्यूरोबोलियसिस बोरेलियसिस। ठीक है, तो जिसको हम लाइमी डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक है, लाइमी डिजीज़ का, तो अगर पर्सन के लाइमी डिजीज़ है तो ब्रेन या फिर जो नर्वस सिस्टम होता है जब वहाँ पे पहुँच जाता है तो वहाँ पे काज करेगा न्यूरोबोरियोलिसिस काज करेगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो पेशेंट का कह सकते हैं वहाँ पे जो ब्रेन होगा या फिर जो वहाँ पे नर्व्स होती हैं, नर्वस सिस्टम होगा, उसको अफेक्ट करता जाके। तो ऐसे में क्या करेंगे, जो पेशेंट का फ्लूइड होगा, सीएसएफ होगा, उसको वहाँ से निकाला जाता है। तो उसको कैसे निकालते हैं, तो लंबर को पंक्चर करके वहाँ पे निकाला जाता है। लंबर पंक्चर करेंगे, लंबर पंक्चर करके उसको निकालेंगे। तो नेक्स्ट है पीसीआर आर इंट्राथीकल एंटीबॉडी डिटेक्शन कन्फर्म्स इन्फेक्शन। तो जो सीएसएफ हम निकालेंगे, सीएसएफ में दो चीज़ें देखी जाती हैं, पहला पीसीआर करेंगे, वहाँ पे बोरेलिया के डीएनए को डिटेक्ट करेंगे, दूसरा है इंट्राथीकल एंटीबॉडी डिटेक्शन। तो जो ब्रेन के अंदर वहाँ पे एंटीबॉडीज़ वहाँ पे बनी होंगी उनको भी यहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, अगर सीएसएफ में वहाँ पे एंटीबॉडीज़ बनी होंगी तो इसका मतलब वहाँ पे सीएनएस में इन्फेक्शन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो सीएसएफ होगा, सीएसएफ को आइडेंटिफाई करेंगे, सीएसएफ का वहाँ पे क्योंकि जो अगर वहाँ पे बैक्टीरिया पहुँच गया है अगर ब्रेन में तो वहाँ भी इन्फ्लामेशन काज करेगा। ठीक है, तो जब वो ब्रेन में पहुँचेगा तो ब्रेन में जो सीएसएफ होगा वहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, तो उसके अगेंस्ट वहाँ भी एंटीबॉडीज़ का फार्मेशन होगा जाके। ठीक है, इस कारण से वहाँ पे इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। रेयरली नीडेड फॉर डायग्नोसिस बट कैन डिटेक्ट लाइमी आर्थराइटिस, एक्सरे है हमारे। तो इसके अलावा क्या कर सकते हैं, ये तो सारे टेस्ट हुए अलग, इसके अलावा हम डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट में जैसे क्या कर सकते हैं, एक्सरे या एमआरआई करवा सकते हैं। ये रूटीन में नहीं किए जाते, लेकिन हाँ अगर पेशेंट को वहाँ पे ज़्यादा टाइम से उसको जॉइंट पेन हो रहा है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम एक्सरे या फिर एमआरआई करवा सकते हैं। एक्सरे क्या होता है, जॉइंट में अगर कोई डैमेज होगा तो उसके लिए हम वहाँ पे देख सकते हैं। एमआरआई मोस्टली सॉफ्ट टिश्यू के लिए किया जाता है, अगर वहाँ पे कहीं पे इन्फ्लामेशन की कंडीशन होता है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एमआरआई करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली जो लाइमी आर्थराइटिस की कंडीशन है ये उसकी सीवियरिटी को एसेस करने के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट है कार्डियक इन्वॉल्वमेंट, लाइमी कार्डाइटिस या फिर ECGR AV ब्लॉक। तो मेनली क्या होगा, अगर बोरेलिया हार्ट को इफेक्ट करेगा तो वहाँ पे लाइमी कार्डाइटिस उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है, जो हमारे AV बंडल रहते हैं, AV वाल्व रहते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, AV का मतलब है एट्रियोवेंट्रिकुलर जो रहते हैं, ठीक है, AV नोड्स कह सकते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं। इससे क्या होगा, जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होगी वो स्लो हो जाएगी वहाँ पे, और वहाँ पे
कह सकते हैं हार्ट को, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे ईसीजी हम करवा सकते हैं। ठीक है, ईसीजी से हमको पता चल जाएगी कि जो कितना ब्लॉकेज है, फर्स्ट डिग्री ब्लॉकेज है, सेकेंड डिग्री ब्लॉकेज है, थर्ड डिग्री ब्लॉकेज है, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए जो लाइमी कार्डाइटिस होगी, लाइमी कार्डाइटिस के पेशेंट में वहाँ पे ईसीजी का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, हम वहाँ पे ईसीजी करवा सकते हैं। ठीक है, ईसीजी से वहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो ये अलग अलग टेस्ट थे। अगर मान लिया वहाँ पे किसी के लाइमी डिजीज है, सस्पेक्टेड है पेशेंट, तो उसका हम इलाइजा करवाएंगे। अगर इलाइजा पॉजिटिव आता है तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करवाते हैं कन्फर्मेशन के लिए। ठीक है, और अगर अर्ली डायग्नोसिस की बात की जाए, अगर डिजीज अर्ली डिजीज है तो वहाँ पे सीरोलॉजी टेस्ट करवाएंगे। अगर वो नेगेटिव आता है तब पीसीआर करवा सकते हैं और वहाँ पे बोरेलिया के डीएनए को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लिया वहाँ पे कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स अपीयर होते हैं तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की एनालिसिस करते हैं। ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड लेंगे, फिर उसका पीसीआर करवाएंगे और इंट्राथीकल एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, इससे हम कंफर्म कर सकते हैं वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। अगर जॉइंट्स में स्टिफनेस, जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, वहाँ पे कोई कह सकते हैं कंडीशन डेवलप हो रही है, तो उस कंडीशन में हम क्या करवाते हैं, एक्सरे और एमआरआई करवा सकते हैं। एक्सरे से वहाँ पे हम जॉइंट में स्टिफनेस, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, और एमआरआई से वहाँ पे हम सॉफ्ट टिश्यू में अगर कोई इन्फ्लामेशन है तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हार्ट में कोई सिम्टम्स अपीयर हो रहा है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दिख रही है, तो इसके लिए ईसीजी करवाएंगे। ईसीजी में वहाँ पे एबी वाल्व, अगर एबी वेंट्रल ब्लॉक है तो उसको हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग केसेस थे जिसमें हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहाँ पे कौन सी डिजीज है। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पे अगर रिलैप्सिंग फीवर की कंडीशन होती है तो उसके लिए हम सीरोलॉजिकल टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें ये इलाइजा करवा सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एस्से टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, उससे कंफर्म करेंगे। तो उसमें क्या होगा, अगर अर्ली इन्फेक्शन है तो वहाँ पे आईजीएम पॉजिटिव आएगा। अगर वहाँ पे कह सकते हैं ऑनगोइंग इन्फेक्शन है या पास्ट में इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें क्या होगा, वहाँ पे आईजीजी पॉजिटिव आएगा। तो वहाँ पे कह सकते हैं दोनों, वहाँ पे हम कंफर्म कर सकते हैं कि अभी इन्फेक्शन है या फिर अर्ली इन्फेक्शन हुआ है, तो दोनों चीज़ों को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। लाइमी डिजीज़ में मैंने बताया वहाँ पे सीडीसी या फिर जो इलाइजा करवाएंगे, जिससे वहाँ पे वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करके कंफर्म करेंगे। इलाइजा सेंसिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और वेस्टर्न ब्लॉट कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग टेस्ट होते हैं जिससे हम ये सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट मोस्टली इसमें ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन्स लेते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो सबसे पहले है टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन मोस्टली जो डॉक्सीसिलिन रहता है बोरेलिया इन्फेक्शन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है। ठीक है, तो लाइमी डिजीज है या फिर कोई और जो कई केसेस रहते हैं जैसे रिलैप्सिंग फीवर हो गया, वहाँ के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन का यूज़ करते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन क्या करता है, जो बैक्टीरियल राइबोसोम रहता है, ठीक है, वो भी 30S राइबोसोम सब यूनिट्स को ये बाइंड कर लेता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो बैक्टीरियल की प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो स्टॉप हो जाएगी, बैक्टीरिया प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। अब जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है वो भी इनहिबिट हो जाती है और वहाँ पे इन्फेक्शन धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं एक बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक की तरह बिहेव करती है और ये जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को वहाँ पे प्रिवेंट करती है। ठीक है, तो लाइमी डिजीज है, अगर रिलैप्सिंग फीवर है या फिर पेनिसिलिन से किसी की एलर्जी है तो उस कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं। सेकेंड है क्लोरोएम्फेनिकॉल। तो ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है जो मोस्टली इसका आजकल यूज बहुत ही कम किया जाता है क्योंकि ये इसके जो साइड इफ़ेक्ट थे बहुत ही सीरियस थे। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया का 50S सब यूनिट्स रहती है राइबोसोमों के, उसके साथ बाइंड करेगा और वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। ठीक है, तो अगर कोई सीवियर केसेज हैं तो उस केस में एज ए अल्टरनेटिव ड्रग्स का इसका यूज किया जाता है। जहाँ पे हम टेट्रासाइक्लिन नहीं दे सकते हैं उस कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, साइड इफ़ेक्ट में जैसे प्लास्टिक एनीमिया के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो उसका टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, वो भी
टेस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि बोन मैरो सप्रेशन का काम करता है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे एप्लास्टिक एनीमिया के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा पेनिसिलिन इसका भी यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, बैक्टीरिया की जो सेल वाल रहते हैं, सेल वाल की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। अब जो बैक्टीरिया की सेल वाल वहाँ पे इनहिबिट हो जाएगी तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये एज ए बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक है। वो दोनों कैसी थी, बैक्टीरियोस्टैटिक थी, ये बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो ये रिलैप्सिंग फीवर हो गया या फिर जो कुछ बोरेलिया इन्फेक्शन हुए हैं, प्रेगनेंसी में भी अगर लाइमी डिजीज़ है तो उस मामले में हम क्या करते हैं, वहाँ पे एमॉक्सिसिलिन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। पेनिसिलिन ग्रुप की वो भी मेडिसिन रहती है, ठीक है। तो मोस्टली इसमें करता क्या है, जो अगर हम पेनिसिलिन दे रहे हैं, ये क्या करेगा, जो बैक्टीरिया की सेल वाल है उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन रहता है, ठीक है। तो उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा, जिससे वहाँ पे सेल वाल का फॉर्मेशन नहीं होगा और बैक्टीरिया क्या हो जाएगी, लिसिस हो जाएगी बैक्टीरिया की, और वहाँ पे बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है इरेथ्रोमाइसिन। तो जो इरेथ्रोमाइसिन होती है ये क्या है, एक माइक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स होती है। तो अगर पेशेंट को वहाँ पे पेनिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन से एलर्जी है तो उस कंडीशन में एज ए अल्टरनेटिव ड्रग्स के रूप में इसका यूज किया जा सकता है। इसका भी काम क्या रहता है, ये भी 50S जो राइबोसोमल सब यूनिट्स रहती है उसके साथ बाइंड करेगा और उसकी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा, ठीक है। तो जब प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा तो फिर वहाँ पे बैक्टीरिया प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा और बैक्टीरिया की वहाँ पे डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे एज ए कह सकते हैं ये भी बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स की तरह यूज किया जाता है। तो ये किस में यूज करेंगे, अगर किसी पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी है या फिर टेट्रासाइक्लिन से एलर्जी है, तो दोनों से अगर एलर्जी है तो उस कंडीशन में वहाँ पे हम क्या करते हैं, एरिथ्रोमाइसिन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका भी फंक्शन यही रहता है कि 50S जो सब यूनिट्स थी उसको उसके साथ बाइंड कर लेगा और उसको इनहिबिट करेगा वहाँ पे, जिससे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी और वहाँ पे उसकी डेथ हो जाएगी। तो देखो मैंने बताई जो टेट्रासाइक्लिन हो गई, क्लोरोएम्फेनिकॉल हो गया और एरिथ्रोमाइसिन हो गई, ये तीनों क्या हैं, ये बैक्टीरियोस्टैटिक हैं, ठीक है। और जबकि जो पेनिसिलिन होती है ये क्या है, बैक्टीरिसाइडल की तरह बिहेव करती है, क्योंकि जो टेट्रासाइक्लिन है ये 30 सब यूनिट्स को बाइंड कर, जो राइबोसोम से रहता है, राइबोसोम की जो 30 सब यूनिट्स रहती है उसके साथ बाइंड करता है। और जो पेनिसिलिन और जो क्लोरोएम्फेनिकॉल हो गया या एरिथ्रोमाइसिन हो गया, ये दोनों 50 सब यूनिट्स के साथ ही बाइंड करती हैं। जो 50 सब यूनिट्स थे उसके साथ ही बाइंड करेंगी और उसको इनहिबिट कर देंगी वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस, जिससे बैक्टीरिया की वहाँ पे डेथ हो जाती है। पेनिसिलिन का क्या करता है, पेनिसिलिन जो सेल वाल रहता है, सेल वाल की सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। सेल वाल में जो पेप्टाइडोग्लाइकेन रहता है उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा और वहाँ पे जो बैक्टीरिया होगा उसकी डेथ हो जाएगी। तो वो बैक्टीरिसाइडल की तरह बिहेव करेगा, बाकी बैक्टीरियोस्टैटिक की तरह बिहेव करता है। लेकिन क्लोरोएम्फेनिकॉल में एक इसका साइड इफेक्ट रहता है, ये क्या करता है, वहाँ पे एप्लास्टिक एनीमिया काज करता है। तो इसका यूज वहाँ पे रेयर करते हैं, उसकी जगह हम दूसरी मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। ओके क्लास, तो आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है, बोरेलिया के बाद। और हाँ, अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं तो वहाँ पे उसे अगर फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट कोर्स है जिसका नाम है टेलीमेडिसिन। तो इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कारपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अब जो डॉक्टर्स रहते हैं वो भी आपको ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकेंगे और वहाँ पे इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है, कि कोई अगर पेशेंट है तो उसके बारे में उनसे एडवाइज लिया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो इसकी कंप्लीट फ़ीस की बात की जाए तो 25,000 होती है। इतनी फीस आप पे करके इस कोर्स के बारे में कर सकते हैं इस कोर्स को, ठीक है। 1 ईयर का कोर्स रहता है, ठीक है। अगर आप इस कोर्स के करने के हैं तो आपको दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। ओके क्लास, तो आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके क्लास, थैंक यू क्लास।